और गांव के जो फ्लैट हैं, फ्लैट जो बनाए थे सरकार ने उस समय मायावती गवर्नमेंट में, उन फ्लैटों में जा कर के देखेंगे कि कितनी बड़ी गंदगी उसमें पैदा हुई है, जबकि वहाँ पर काफ़ी पैसा सरकार ने दिया है। मैं वहाँ पर कभी भी बड़ा राजनेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो एक इनका सेवक बन कर के ही रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे पुकारा, एक कॉल भी उन्होंने मेरे पास की तो मैं तत्पर उनके पास पहुँचा। नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। इस समय नगर पालिका नगर निगमों के चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव जो प्रत्याशी हैं पूरे जोर शोर से, पूरे दमखम के साथ अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं, नंदगांव नगर पंचायत के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। हालांकि इनकी पत्नी हिम चौधरी की पत्नी हम चुनाव मैदान में हैं, लेकिन पत्नी इस समय फील्ड में है, तो हम उनके जो पति हैं उनसे ही बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, आपका भी स्वागत है भाई साहब। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत की बताइए। आप काफ़ी लंबे टाइम तक बीमार रहे, लगभग 1.5-2 महीने से काफ़ी बीमार रहे हैं, तो पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। जी, मैं अब अच्छा हूँ और ये सब हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो गांव की जनता है, इन सब की दुआओं से स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से लौटा हूँ। मैं सबसे पहले अपने गांव की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इनकी ही दुआओं से ईश्वर ने इनकी दुआओं को स्वीकार करके मुझे स्वस्थ स्वस्थ करके हॉस्पिटल से अपने गांव में लगभग 55 दिन में हॉस्पिटल से आकर के मैं अपने गांव की बस्ती में इनके ब्रजवासियों के चरणों में आया हूं। तो सर, यहाँ जैसे बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, लगभग 8 प्रत्याशी मैदान में हैं और जिनमें 3 आपके परिवार से हैं। उस पर बाद में बात करेंगे वो 3 क्यों हैं। तो आपको क्यों चुने, नंदगांव की जनता आपको क्यों चुने? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि मैं लगभग 15 साल से गांव की सेवा में हमेशा तत्पर तैयार रहा हूं। जब भी कोई गांव के व्यक्तियों को कोई भी काम, किसी भी व्यक्ति को मेरी आवश्यकता पड़ती ही थी और उन्होंने मुझे कोई भी कॉल की, मैंने उनसे कभी ये नहीं चाहा कि वो मेरे आकर के मतलब घर पर यहाँ आएँ और आकर के अपनी समस्या सुनाएं। मैं कभी भी बड़ा राजनेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो एक इनका सेवक बन कर के ही रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे पुकारा, एक कॉल भी उन्होंने मेरे पास की तो मैं तत्पर उनके पास पहुँचा। मैं हमेशा दुख में सुख में लोगों के साथ सम्मिलित रहना चाहता हूँ। हालांकि ये सब ईश्वर की इच्छा से होता है, फिर भी समाज में एक भाईचारा रहता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में एक दूसरे के दुख को बांटते हैं। तो मेरा भी हमेशा यही प्रयास रहा कि मैं लोगों के बीच में रहूं, सुख दुख में सम्मिलित रहूं। ये हमेशा मेरा प्रयास आगे भी। वहाँ पर लगा करके हमने जाम, उसके बाद फिर और पंचायतें की थी, वहाँ पर भी प्रशासन आया था। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपको राहत के चेक सरकार की तरफ से मिलेंगे। जब उसमें काफ़ी लेट लतीफ़ी होने लगी थी तो उसके बाद फिर और पंचायत की थी हमने गांव में। गांव में पंचायत करने के बाद एसडीएम से मिले, एडीएम से मिले, डीएम से मिले,
जब हम एसडीएम से मिले तो एसडीएम साहब ने हमसे सेम कहा था कि अब आप पंचायत मत करना, नंदगांव की बहुत पंचायत होती हैं, क्योंकि मीडिया उस समय भी किसानों का साथ देती थी और आज भी किसानों का, गरीबों का साथ देती है। वो हमेशा मुद्दों को उठाते उठाते रहते हैं। ऑफिसर लोग पढ़ते ही हैं, देखते हैं। तो एसडीएम ने स्वयं कहा था कि नंदगांव वालों को सबसे पहले चेक 2 करोड़ के रिलीज़ कर रही हूँ मैं, और लेकिन अब कोई पंचायत वंचायत मत करना। तो बड़ी शांति से यहाँ पर सभी को वो चेक बाँटे गए थे जो सरकार की तरफ से मिले थे। हाँ, तो और भी उसमें मुद्दे हैं, जैसे नगर पंचायत स्तर पर काफ़ी यहाँ पर कमियाँ थी। पहले जो चेयरमैन हुआ करते थे, जैसे मान लो हमारे गाँव के जो मरैठा हैं, शमशान घाट हैं, उनके लिए यहाँ पर नंदगांव में करीबन 2 करोड़ 67 लाख रुपए आए थे। बदन चेयरमैन जी थे यहाँ पर जब। तो हालांकि काम पूरा होना चाहिए था, लेकिन आज जो प्रत्याशी के तौर पर दानव्यारी नेताजी हैं, उन्होंने ही उन दोनों की मिली भगत से वो पैसे नहीं लगे, जनता का नुकसान हुआ। अगर आज हमारे गांव के शमशान घाट बने होते तो मैं ये समझता हूँ, जो बरसात के टाइम में जब जाते हैं हम अपने वहाँ पर क्रियाक्रम करने के लिए, कोई ऐसी मौत हो जाती है तो सेम हमारे, आप जाकर के देख सकते हो कि कम से कम घोंटू-घोंटू पानियों में होकर के निकलना पड़ता है। और सब जानते हैं कि कितनी बुरी हालत है शमशान घाटों की। तो वहाँ पर वो पैसे आए, वहाँ पर उन लोगों ने पैसे नहीं लगने दिए आपस में मिलीभगत होने के कारण। और गांव के जो फ्लैट हैं, फ्लैट जो बनाए थे सरकार ने उस समय मायावती गवर्नमेंट में, उन फ्लैटों में जा कर के देखेंगे कि कितनी बड़ी गंदगी उसमें पैदा हुई है, जबकि वहाँ पर काफ़ी पैसा सरकार ने दिया है। वहाँ पर इतनी गंदगी है कि ये अगर बरसात हो जाती है तो वहाँ पर भी घोंटू-घोंटू पानी भर जाता है, और काफ़ी उसमें लोग रहते हैं, उनको बड़ा उसमें डर रहता है, मच्छर काटते हैं, बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। और उसके बाद और भी जैसे बरसात के टाइम में बहुत सी जगह पानी भर जाता था, वहाँ पर भी कोई उसकी तरफ से चेयरमैन ध्यान नहीं देते थे। और इसके बाद फिर दूसरा टाइम ये जो आया, जिसमें बच्चू जी चेयरमैन हुए, लेकिन अगुवाई दानों नेता ने की थी, उसमें हाउस टैक्स जनता पर लगा दिया। बहुत बड़ा मुद्दा था ये, हाउस टैक्स क्यों बढ़ाया गया? क्या ऐसी परेशानियाँ आ रही थी? क्या ऐसी दिक्कत थी नंदगांव में कि ये हाउस टैक्स लगा दिया? अब ये गाँव ही तो है, हाउस टैक्स देगा हमारा गाँव। इसके बाद जलकर टैक्स बढ़ा दिया, उसे दोगुना कर दिया। ऐसी क्या परेशानियाँ आ रही हैं? सिर्फ इनका एजेंडा था पैसा कमाना। जिन व्यक्तियों के पास आज से कुछ समय पहले कुछ नहीं था, आज वो इतने बड़े रईस हो गए। ये कहाँ से? ये जनता का पैसा ही तो लूट रहे हैं, इधर उधर से लाते हैं और जनता का पैसा कमाते हैं, जनता से लूट खसोट करते हैं और अपने उसको चमक दमक से रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जनता स्वयं देख रही है, और इसका जवाब इस चुनाव में जनता स्वयं देगी। आपने कहा जलकर बढ़ा दिया है, हाउस टैक्स लगा दिया है, तो आपका क्या प्लान रहेगा फिर? आप मान लो जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या ख़त्म करोगे आप इन करों को? बिल्कुल, जो अब आगे अगर जनता हम पर अपना विश्वास दिखाती है तो वहाँ पर उसको देख कर के जो हैं, जो जलकर वृद्धि की है उसको तो हम वापस ही लेंगे, और जो हाउस टैक्स है जो इन्होंने बढ़ाया है उसको भी वापस लिया जाएगा। हाउस टैक्स तो पहले से लगा हुआ है, इन्होंने तो मान लो थोड़ा बहुत बढ़ाया होगा। पहले तो नामात्र का था, अच्छा। उसमें कोई इन्होंने तो उसको इन्होंने वर्गज के हिसाब से कर दिया। अगर वर्गज के हिसाब से आप उसको देख कर के चलेंगे तो एक घर पर कम से कम 400 रुपये बैठता है, छोटे से घर पर। उसको ख़त्म कर दिया जाएगा बिल्कुल। जो पहले था उसके विषय में भी सोच करके मीटिंग होगी उसमें, और जो मीटिंग में बोर्ड में जो पास होगा, संभवतः कोशिश करेंगे कि बिल्कुल उसको ख़त्म किया जाए। आपकी नज़र में गांव में क्या-क्या समस्याएं, क्या-क्या मुद्दे हैं और आपके पास उनके लिए क्या समाधान है? आज भी नगर पंचायत स्तर पर देखी जाए तो चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन चाहिए उनको उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। कौन-कौन सी चुनौतियां हैं? चुनौतियाँ आज भी हमारे गांव के जो मरैठा हैं, आप देखेंगे उन पर तो बोल लिया आप, शमशानों पर तो बोल लिया, उसके आगे भी? उसके आगे भी आप देखें। अब जैसे हमारे गांव के नौजवान बच्चे हैं, ये बेचारे बच्चे हैं, जंप लगाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, रेस भाग करते हैं, सड़क पर जाते हैं रेस करने के लिए, वहाँ पर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ हुई है। एक खेल का मैदान हमारे गांव में बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपके जो विरोधी प्रत्याशी हैं दूसरे,
उनका अभी एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जीतते ही जून तक जो है एक स्टेडियम बना दिया जाएगा, तो वो समस्या तो वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो वो तो पिछले मेरे हिसाब से तो 12 साल से कह ही रहे हैं इस चीज़ को, पहले भी तो वही चेयरमैन थे। हाँ। अब पिछली जो योजना में जो जो आई है, अब की बार चेयरमैन ही किसने की थी? उन्होंने ही तो की थी चेयरमैन ही, जब तो उसने कोई इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। केवल झूठ बोलने का काम है और इन सब सारी बातों को झूठ बोल करके जनता को बहलाना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके झूठ को पहचान चुकी है। और ये झूठ, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, और हम गारंटी से विश्वास दिलाते हैं इस काम को हम करके दिखाएंगे। लेकिन ऊपर तो आपकी जैसे केंद्र में है बीजेपी की सरकार, राज्य में है बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार हो गई। अब यहाँ जो है डब्बा इंजन अलग हो जाएगा, डब्बा अलग हो जाएगा। जैसे अगर बीजेपी का कोई चेयरमैन आता है तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, लेकिन आप विरोधी पार्टी के हैं क्योंकि आप आरएलडी से हैं, तो फिर किस तरह से विकास होगा? ऐसा नहीं, पिछली बार जब यहाँ पर चेयरमैन चुने गए थे तो उसके भी कई उदाहरण हैं। जैसे कोसी में नरेंद्र गुर्जर था, वो बीएसपी थे, खूब विकास किया उन्होंने। आप कॉलोनियों में जा कर के देखिए, पानी की समस्याएं उन्होंने दूर की हैं, इंटरलॉकिंग लगाए हैं। लेकिन वो कुछ अपने बयानों से कहते थे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा तो आपके साथ भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। अब हम आरएलडी से हैं प्रत्याशी के तौर पर। जयंत चौधरी राज्यसभा में सदस्य हैं, और राज्यसभा में स्वयं जयंत चौधरी जी ने हमको विश्वास दिलाया था। एक दिन हम उनसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि नंदगांव में जो आप स्टेडियम की बात हमने पहले से उनसे कह रखी थी, वादा किया था हमसे। उस समय जब अपने एमपी कार्यकाल में वो अपना किसी भी तरीके से वो नहीं कर पाए उस काम को। हालांकि वो तो उन्होंने खुद ही कहा था, भाई हमने आपसे वादा किया है। अब राज्यसभा सदस्य हैं, अपनी निधि से वो सबसे पहले स्टेडियम का काम कराएंगे। हाँ, और भी हम उनके पास 8 एट प्रेजेंट में 10 विधायक हैं आरएलडी के पास में। कोई ऐसी बात नहीं है, सारे काम सरकार निष्पक्ष तरीके से करती है, सारे काम होंगे और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। नंदगांव स्तर पर बहुत काम विकास किया जाएगा और जनता इस चीज़ को जानती है अच्छी तरीके से। और हमने भाग-दौड़ अपनी गाँव के लिए, समाज के लिए, अपने अपने गांव के लिए, लोगों के लिए किया है, और वो जानते हैं कि हम भाग दौड़ करके किसी ना किसी प्रकार जनता की समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो मुद्दे अधूरे रह गए। आपने एक शमशान का मुद्दा बताया, एक स्टेडियम युवाओं के लिए खेल का मैदान बताया, और क्या विजन है आपके पास? और जैसे शिक्षा में आप देखें कि शिक्षा का भी स्तर हमारे गांव का काफ़ी दिन से बहुत डाउन पर रहा है। अब जैसे सरकारी कॉलेज है हमारा, एक इंटर कॉलेज है, उसमें आप देखेंगे तो केवल 10th तक ही साइंस है। साइंस से उसमें 12th तक होना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी से रिक्वेस्ट करके उसको कोशिश करेंगे कि उसमें 12th तक साइंस आए, जिससे कि बच्चे बरसाना या कोसी ना जाएँ, उनको यहीं पर शिक्षा मिले। और उसके अलावा लाइब्रेरी बच्चों के लिए यहाँ पर होनी चाहिए अच्छे अच्छे तरीके से। दूसरा, यहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। और लाइट की जो स्ट्रीट लाइट जो होती है वो भी यहाँ पर बिगड़ी रहती है, क्योंकि बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या है। उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अपने गांव की जो समस्या हैं बहुत सारी, उनसे उनको निजात दिला सकें। तो एक यहाँ ये सवाल आएगा कि जैसे यहाँ महिला ओबीसी की सीट है और आपकी पत्नी जो है दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, तो चेयरमैन ही आप करेंगे या आपकी पत्नी करेंगी? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि पत्नी तो केवल हेड जो मोहर के रूप में काम करती है, बाकी सारी जो है जो सत्ता होती है वो पुरुष ही करते हैं। नहीं, ये तो जग जाहिर है, जो 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 पदासीन होता है वही अपने पद का सदुपयोग नहीं, करता हमने है। पहले भी देखा है और भी जो यहाँ पर रहे हैं तो वहाँ पर जो है पुरुषों ने ही प्रधानी की है, जो प्रतिनिधि के रूप में आते हैं उनको तो बैठने दिया होगा, लेकिन वो उनके डिसीजन जो लेने की पावर उनमें नहीं रही थी अनौपचारिक रूप से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो पत्नी है वो ग्रेजुएट कंप्लीट है, पढ़ी लिखी है और सारी बातें समझती है।
मेरा हमेशा, मैं अब भी उससे कहता हूँ कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकती हो। मेरी तरफ से उसके डिसीजन में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तो घर के चूल्हा जो चौका छोड़ कर के क्या वो मैदान में है प्रचार के लिए, प्रचार के लिए? नहीं, बिल्कुल इस समय तो अपना सारा काम छोड़ कर के केवल प्रचार पर ही ध्यान केंद्रित है, और उनका वो लोगों के पास डोर टू डोर अपना कैंपेनिंग कर रही हैं। सभी से घर जा कर के अपना आशीर्वाद माँग रही हैं, क्योंकि मैं तो बीमारी से करीबन 2 महीने में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आया हूँ। मैं तो जाने में असमर्थ हूँ, और मैं अपना निवेदन जनता से यही करूँगा कि मैं आपके पास अभी नहीं आ सकता। 1 महीने का मुझे टाइम चाहिए, और 1 महीने में स्वस्थ होकर के फिर अपने उसी प्रकार, जिस प्रकार मैं पहले वापस लोगों के घर-घर जा कर के उनके सुख-दुःख में सम्मिलित होता, फिर उसी प्रकार से मैं उनके सुख-दुःख में सम्मिलित होकर के और उनसे जो है उनके साथ रहूँगा। अच्छा, आपके परिवार के बारे में कहा जाता है कि आप जब से नगर पंचायत शुरू हुई है तभी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पिताजी भी लड़े, आपके भाई भी लड़े और आप भी, और सभी ने लगभग हार का मुँह ही देखा है, और तीसरे चौथे नंबर के प्रत्याशी आप रहे हैं। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि ये विजयश्री आपको मिलेगी? नहीं, वो चुनाव ज़रूर लड़े हैं, लेकिन बीच में 1-2 बार ड्रॉप भी किया है। हाँ, 2-3 बार शायद ड्रॉप भी किया है। लेकिन हमारा कभी भी राजनीतिक क्षेत्र नहीं रहा था, हम तो शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। लेकिन कुछ ऐसी समस्या आई, पिताजी की हमेशा इच्छाएँ रहती थी कि वो शौकीन थे चुनाव के, और उन्होंने या मुझे सेम प्रेशर डाल कर के कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। हमने मना कर दिया तो उन्होंने गुस्सा ज़ाहिर किया, लेकिन पिता की मर्ज़ी के आगे किसी की भी नहीं चलती। मैं तो अभी हमने जो प्रश्न किया था, हमारे जो नेताजी हैं भीम चौधरी जी, वो थोड़े उस प्रश्न पर भावुक हो गए थे, तो कुछ देर के लिए वीडियो हमें रोकनी पड़ी। दोबारा से हम इनसे प्रश्न करेंगे। तो नेताजी, जैसे अब यहाँ आपके पास, आपको क्यों लग रहा है कि आप इस बार चुनाव जीतोगे? अब सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर आभार व्यक्त किए, उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया टिकट दे कर के। जिला नेतृत्व का उनका भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने भी मुझ पर विश्वास दिलाया। सबसे पहले कि मेरे पास आरएलडी की टिकट है, राष्ट्रीय लोकदल से मैं चुनाव चिन्ह लड़ रहा हूँ, और नंदगांव में आपको पता है कि हमेशा राष्ट्रीय लोकदल की लहर रहती है। और दूसरी बात, जो यहाँ पर जनता का, खासकर हमारे गांव की जनता का है ज़्यादातर आशीर्वाद, जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं, नेता हैं, और मैं हूँ, ये सभी कहते हैं कि बीजेपी और लोकदल की लड़ाई है। तो उसमें अब तुलना की जा रही है कि इन दोनों में अच्छा कौन है, और जनता स्वयं इस पर विचार कर रही है, तुलना कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनके विचारों पर खरा उतरूँगा। तो हमारे दर्शकों को और अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इन दर्शकों की ही, मैं बार-बार कहूँगा, इन दर्शकों की और वोटरों की मेहरबानी से आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं इनका ऋणी हो गया हूँ। इस ऋण को, शायद ये ऋण उतारा तो नहीं जाएगा, लेकिन भरसक जिस तरीके से मैं अपने अपने उस समय में जिस बीमारी से पहले मेहनत करता था, उससे ज़्यादा अपनी जनता के बीच में रह कर के जनता जनार्दन का हमेशा प्यार पाने की कोशिश करूँगा। कोशिश ये करूँगा कि इनके बीच में रह कर के समस्याओं का निदान करूँ, और मेरी पत्नी हमेशा अपने काम में संलग्न नगर पंचायत के प्रति रहेगी, और लोगों की समस्याओं का समाधान हम 24 घंटे हमारे दरवाजे
खुले मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के पति मंजू चौधरी के पति भीम चौधरी। इन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। दोस्तों ऐसे ही अगले प्रत्याशी के लिए हम अगले दिन भी जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों अब किस प्रत्याशी का आप इंटरव्यू चाहते हैं और उनसे क्या सवाल हमें करने हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।